नमस्ते स्टूडेंट्स। ये है मिधा गुरु। मैं हूं अंकित, आपका एसएसटी फैकल्टी। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में और उसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो मैंने अपनी सबसे पहले वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही वीडियो बनाया था और उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखेंगे और उनके आंसर कैसे लिखने हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले एड्रेस करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। तो शॉर्ट टाइप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है, देखिए वेरी शॉर्ट टाइप को ही पहले एड्रेस करना है। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें आप एक वर्ड में आंसर लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक सेंटेंस में आंसर लिख सकते हैं या फिर अगर आप लंबा करना चाहे तो उसे लंबा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये किताब लिखी थी जॉन लॉके ने और इसकी फोटो मैंने लगाई है। इसे देखते हैं इस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो ये देखिए, व्हाट डिड जॉन लॉके राइट इन हिज बुक टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो जॉन लॉके ने अपने किताब टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या लिखा है। तो आपको पता होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है या फिर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जॉन लॉके ने लिखा था कि राजा जो है उसके राइट्स, उसके अधिकार जो है वो भगवान के द्वारा नहीं दिए गए हैं। यही जॉन लॉके आर्ग्यू करते थे, अपनी किताब में भी उन्होंने यही लिखा है। देखिए, जॉन लॉके in his book Two Treatises of Government argued against the divine and absolute right of the monarch। तो वही बातें लिखी गई है। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि जॉन लॉके ने अपनी किताब में क्या लिखा था, तो ये लिख सकते हैं या फिर सवाल आ सकता है कि नेम द बुक रिटन बाय द फिलोसोफर जॉन लॉके। तो इसमें भी आपको आंसर लिखना होगा टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। आप सीधा टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट लिख सकते हैं या फिर पूरा आप सेंटेंस लिख दें कि द बुक दैट वाज रिटन बाय जॉन लॉके, इट्स नेम वाज टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है, व्हाट वाज मार्सेलेस, हु कंपोज्ड इट। तो मार्सेलेस आपको पता होगा कि जब लोग पेरिस की तरफ कूच कर रहे थे, जब मार्च कर रहे थे, तो इस गाने को उन्होंने गाया था और इसके कंपोजर है, इस गाने को लिखा है रॉजर डेलायल ने। तो यही आंसर होगा इसका। देखिए, मार्सेलेस was the song sung by people as they marched from Marseilles to Paris, so it got its name. It was composed by Roger de Lisle. Later it became the national anthem of France। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं कि इट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस एंड इट वाज संग व्हेन पीपल मार्च फ्रॉम मार्सेलेस टू पेरिस। और उसके बाद फिर जब आप लिखने जाएंगे कि हु कंपोज्ड इट, तो उसमें आप सीधा लिख सकते हैं इट वाज कंपोज्ड बाय रॉजर डिलाइल। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज। आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल, और इसका जवाब आपको पता ही होगा, मॉन्टेस्क्यू। देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब। तो इस किताब में क्या लिखा हुआ है, स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि गवर्नमेंट में 3 विभाजन होने चाहिए पावर्स के। मतलब डिवीजन ऑफ पावर 3 पार्ट्स में होने चाहिए। क्या क्या? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव। यही है, और यूएस ने सबसे पहले इस तरह के गवर्नमेंट को अपनाया था, गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सवाल। हु बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1774। बिल्कुल आसान सा सवाल और इसका आसान सा जवाब आपको पता होगा। 10 सेकंड में देता हूं। अगर आपको जवाब आता है तो फटाफट आप कमेंट में लिखिए। देखते हैं, और कमेंट में लिखेंगे, उसका आंसर मैं चेक करूंगा। वैसे आप यहाँ आंसर देख भी ले। लुइस 16 बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1774। दिक्कतों में था फ्रांस जब लुइस 16 राजा बने थे फ्रांस के। 20 साल की उम्र थी उनकी और शादी उनकी हो चुकी थी और फ्रांस की ट्रेजरी भी खाली थी। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है एग्जाम में। इस स्टोरी को, अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं तो स्टोरी के तरीके से ही देखते हैं और कभी कभी केस स्टडी में भी देखते हैं। तो जब स्टोरी के तरीके से देख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि फ्रांस की ट्रेजरी खाली थी जब लुइस 16 राजा बना थे। आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज द बैस्टिल स्टॉर्म्ड। तो आपको पता होगा कि बैस्टिल क्या है। बैस्टिल एक प्रिजन था, एक जेल था जहां पर राजा के फ्रांस के कैदियों को रखा जाता था। और इसको तोड़ा क्यों गया, यही सवाल है। तो क्या है, देखिए, द बैस्टिल वॉज स्टॉर्म बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो डिस्पोटिक पावर यानी टायरेनिक पावर, टायरेनिकल किंग था। आपको पता होगा कि तानाशाही राज था लुइस 16 का, और 6-7 लोग ही थे बैस्टिल में जब इसे तोड़ा गया था। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। जब आप याद रखते हैं
और आप याद कैसे रखेंगे? बात ऐसी है कि आप याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, बच्चे पूछते हैं कि सर याद कैसे रखा जाए? तो याद रखने का कोई तरीका नहीं है। सबसे आसान तरीका अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही है कि आप रिविज़िट करते रहें उस चैप्टर को। जैसे आपने अगर अभी पढ़ा है, तो कुछ देर बाद एक बार फिर से रिविज़िट करें 2-3 घंटों बाद। उसके बाद फिर 2-3 दिनों बाद उसे रिविज़िट करें। और ऐसा आप महीनों पर करते रहें। वैसे जैसे 3 दिनों के बाद आपने किया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद करिए, उसके बाद 1 महीने बाद करिए और ऐसे आप जब रिविज़िट करते रहेंगे इन क्वेश्चन्स को, आप एक कॉपी में लिख कर रखें क्वेश्चन्स और उसके आंसर्स। और जब आप रिविज़िट करते रहेंगे तो आपको सवालों के जवाब याद रहेंगे, आपको पता रहेगा कि किस क्रम में चीज़ें हुई थी। सीधी-सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हू रोट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एचओटीएस का है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का। तो इसका आंसर आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो एनसीईआरटी की किताब निकालिए और उसमें जो ब्लू कॉलम में चीजें लिखी रहती है उसे पढ़ने की कोशिश करिए। और इसका आंसर है ओलिम्पी डिगोजिस। देखिए, ओलिम्पी डिगोजिस रोट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन 1791। यहाँ सिटीजन होगा, चिल्ड्रन नहीं। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये होगा सिटीजन, मेरे से ही मिस्टेक हो गई है। 1791 में उन्होंने लिखा था इसे। ओलिम्पी डिगोजिस फ्रांस की एक बहुत ही चर्चित महिला है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ये न्यूज़पेपर्स लिखा करती थी, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखा करती थी। इसके बाद है व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर? तो ये तो आसान सा सवाल है, इसके जवाब तो आपको पता ही होगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन 14 जुलाई 1789। सीधा-सीधा आंसर लिखना है। जब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, तो आपको आंसर बिल्कुल सीधा लिखना है, आपको घुमाना नहीं है आंसर को। अगर आप आंसर को घुमाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है और 1 नंबर के लिए एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। व्हाट वाज टेड्स? अब बहुत लोग इसे टीथ पढ़ते होंगे, लेकिन इसका इसका उच्चारण टेद होता है, यानी 1/10। इसका सीधा-सीधा अगर इसके देखेंगे टेद को तो 1/10 यही मतलब होता है इसका। अब 1/10 क्या? जो भी आपने आपकी इनकम है, 1/10 ऑफ द इनकम। तो ये किसे देना पड़ता था? किसानों को देना पड़ता था, फार्मर्स देते थे ये। और किसको देते थे? चर्च को देते थे। तो फार्मर्स जो भी उगा रहे थे, वो उनकी इनकम हुई और उस इनकम का 1/10 उन्हें किसको देना पड़ता था? चर्च को। और यही बात आपको आंसर में लिखना है। इट वाज़ द टैक्स दैट वाज़ पेड टू द चर्च। चर्च को ये टैक्स दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, सवाल और जवाब देखेंगे। व्हाट वाज़ टेल? तो अब देखिए, एक तो था एक तो था टेथ और दूसरा है टेल। टेल वाज़ टैक्स पेड टू द स्टेट, यानी देश को जो टैक्स दिया जाता था वो। तो ये क्या है? इट वाज़ द टैक्स पेड टू द स्टेट। आंसर भी यही है। इसके बाद हु फॉर्म्ड द नेशनल असेंबली इन 1791? अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप ये भी जानते होंगे कि स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई थी और यहाँ पर बातें फेल होने के कारण टेनिस कोर्ट में लोग जमा हुए। आपकी किताब में एक टेनिस कोर्ट ओथ करके एक इमेज है, उसे भी आप देख लेंगे। टेनिस कोर्ट में लोग जमा हुए थे और ये थर्ड स्टेट के लोग थे। तो किसने बनाया नेशनल असेंबली को? तो थर्ड स्टेट के लोग ने बनाया। यही आंसर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप। तो ये जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये तो या 2 नंबर के होंगे या फिर 3 नंबर के होंगे। अगर 2 नंबर के होंगे तो कम से कम आपको 40 वर्ड्स लिखने होंगे और 3 होगा तो इसे आपको 60 से 80 वर्ड्स तक ले जाना है। यहाँ वर्ड काउंट पर ध्यान देंगे, क्योंकि आंसर अगर थोड़े से डिटेल में रहे तो एग्जामिनर्स नंबर नहीं काटते। और एग्जामिनर्स बैठे हैं आपको नंबर देने के लिए, ज़्यादातर नंबर काटते नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से बढ़िया से आंसर्स लिखते हैं 40 वर्ड्स या फिर 1 मार्क्स का जब सवाल है तो ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, लेकिन 2 वर्ड है तो 30 से 40 और अगर 3 वर्ड है तो 60 से 80 वर्ड्स के आंसर आपको लिखने हैं। सो व्हाट कंपेल्ड लुईस 16 टू रेज टैक्सेस इन फ्रांस? लुईस 16 को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यही है सवाल। अब देखिए, some factors that compelled Louis XVI to raise taxes were
फ्रांस वाज इन डेब्ट बिकॉज ऑफ 7 years वॉर एंड द रेवोल्यूशनरी वॉर इन अमेरिका। तो आपको पता होगा कि अमेरिका की मदद की थी फ्रांस ने और इसके कारण अमेरिका की ट्रेजरी खाली हो गई थी। और लुईस 16 जब आया तो उसे पता चला कि ट्रेजरी खाली है, तो उसने सोचा कि टैक्स बढ़ा लेते हैं, ट्रेजरी बढ़ा लेंगे। और देखिए, फ्रांस ने लोन लेकर रखा था और आपको पता है कितना लोन था? कितना लोन था आपको पता होगा? 2 बिलियन लिवर्स। और इस पर जो लेंडर्स थे वो इस पर जो लेंडर्स थे, वो लोग 10% चार्ज कर रहे थे। तो टैक्स तो बढ़ाना ज़रूरी था, नहीं तो लोन कैसे चुकता करते? उसके बाद लुईस 16 यूज्ड टू मेंटेन एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्सेल। तो बात ऐसी है कि लुईस 16 जो है, अपना शाही दरबार भी मेंटेन करते थे, तो टैक्स बनाना तो बनता है। वैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन राजा के लिए ठीक बात थी क्योंकि राजा को तो टैक्स देना नहीं पड़ता था। और ये देखिए, आंसर थोड़ा-सा लंबा है। शॉर्ट टाइप में आंसर थोड़ा-सा लंबा होगा, लॉन्ग टाइप में और लंबे होंगे आंसर्स। लेकिन वेरी शॉर्ट टाइप में आपको एकदम छोटा आंसर रखना है। अब शॉर्ट टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। तो शॉर्ट टाइप का दूसरा सवाल है, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय रॉबेस्पियर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द फ्रेंच सोसाइटी? तो आपको पता होगा रेन ऑफ टेरर के बारे में, और रॉबेस्पियर उस समय गवर्नमेंट के हेड थे। कब? जब रेन ऑफ टेरर चल रहा था फ्रांस में। रेन ऑफ टेरर कब चल रहा था? 1793 और 94, ये टाइम है रेन ऑफ टेरर का। और रेन ऑफ टेरर के समय हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन? यही रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनका पूरा नाम। और यही थे हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिसे मैंने हॉग लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए देखें। तो मेजर्स टेकन बाय रॉबेस्पियर वर प्राइस कंट्रोल्स। तो देखिए, जब भी आपको लंबे आंसर्स लिखने हैं तो क्या करेंगे? पॉइंट वाइज आंसर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर सुंदर लगते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी कॉपी पर आंसर लिखेंगे तो इस तरह से मार्जिन होता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ से आप अपना आंसर शुरू करेंगे, यहाँ पर ऐसे-ऐसे, और जहाँ से पॉइंट शुरू होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट आप शुरू करते हैं, तो बुलेट पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, आप कंप्यूटर नहीं है, आपको बुलेट पॉइंट्स नहीं देने हैं। आपको क्या करना है, या तो ऐसे रोमन न्यूमेरल्स में 1 लिखिए और यहाँ से अपना पॉइंट देना शुरू करिए, या फिर ABCD लिखिए और अपना पॉइंट देना शुरू करिए। ध्यान रखेंगे कि आंसर के जो पॉइंट्स होंगे ये मार्जिन के इस तरफ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स लिखे जाते हैं। तो ये सभी चीजें ध्यान रखकर अपने आंसर्स लिखने हैं आपको। जितनी खूबसूरती आपके आंसर्स में होंगी, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो पहले, प्राइस कंट्रोल्स, द गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। तो लोग गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज थे उसके प्राइस सीलिंग रख दिए गए थे कि अगर आम बेच रहे हैं आप तो 60 रुपए केजी से ज्यादा आम आप नहीं बेच सकते। अगर 60 से ऊपर आपने किया तो आपको उठाकर गिलेटिन में भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेन ऑफ टेरर क्या था। रेन ऑफ टेरर में अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी करते हैं तो आपको उठाकर गिलेटिन में भेज दिया जाता था या फिर जेल में पटक दिया जाता था, सीधी सी बात है। ग्रेन ट्रांसपोर्ट, पेजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू सेल ग्रेन इन सिटी एट गवर्नमेंट सेट प्राइसेस। तो किसानों को क्या किया जा रहा था? फोर्स किया जा रहा था, क्या करने के लिए? अपने जो भी उपज है, जो भी आपके क्रॉप्स है, उसे क्या करना है? आपको सिटी में सेल करना है लाकर, और जो गवर्नमेंट प्राइस बताएगी उतने ही में सेल करना है आपको। उसके बाद ब्रेड। तो आपको पता होगा इस ब्रेड का क्या नाम था? नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूं मैं। देखिए, इसे कहते थे होल व्हीट से बना हुआ ब्रेड, होल व्हीट से बना हुआ ब्रेड, जिसे कहते थे ये पेन डे इगलिटी। अब देखिए, इगलिटी का मतलब फ्रेंच भाषा में इगलिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। तो इस ब्रेड को, ये जो ब्रेड थी होल व्हीट से बनी हुई ब्रेड, इसे कहते थे पेन डी इगलिटी, और पेन का मतलब होता है ब्रेड, इक्वालिटी ब्रेड। तो इसका क्या नाम है? इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी फैलाने का तरीका है कि आप लोगों को इक्वालिटी ब्रेड खिलाएं। भारत में इक्वालिटी ब्रेड रोटी को कह सकते हैं, सूखी हुई रोटी जो हम फुलके कहते हैं जिसे। इक्वालिटी,
द गवर्नमेंट सॉट टू प्रमोट इक्वालिटी थ्रू लैंग्वेज एंड एड्रेस। तो आप जानते हैं एड्रेस का मतलब ये घर के एड्रेस नहीं है। एड्रेस का मतलब आप कैसे लोगों को एड्रेस करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पहले ऊंचे क्लास की औरतों को मदाम बोला जाता था और ऊंचे क्लास के अ, लोगों को मंजूर यानी सर। मदाम मतलब मैडम और मंजूर मतलब सर। पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी है फ्रेंच में। अगर आप में से किसी को फ्रेंच आती है तो ठीक है, मुझे बता दे कमेंट करके। ठीक है, तो ये मैडम और सर है। और इन ये सभी चीजों को इन एड्रेस, ये सब एड्रेसिंग वर्ड्स है। तो इन्हें छोड़कर क्या बोलना था? सिटीजन। सिटीजन या फिर फ्रेंच में कहे तो ये सिटीजन। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे रेन ऑफ टेरर के बारे में पूछा जाए तो यही आंसर लिखना है। और अगर इसके बाद देखिए चर्चेस। चर्चेस वर क्लोज्ड एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड टू अदर यूजेस। यानी चर्च को अलग अलग चीजों में, चर्च की बिल्डिंग्स को अलग अलग तरीका से यूज किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सारे रेन ऑफ टेरर के फीचर्स हैं। रेन ऑफ टेरर में क्या हो रहा था, तो यही बातें हैं। इसके बाद अगला सवाल है, एक्सप्लेन द सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या थी? ये देखिए, इसका भी क्या है, पॉइंट्स में आंसर किया गया है। शॉर्ट टाइप में है। शॉर्ट टाइप में ये हो सकता है 3 नंबर का सवाल हो जाए। तो 3 नंबर का अगर सवाल हो तो थोड़ा सा लंबा आंसर लिखना पड़ता है। और ये देखिए, सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस वाज द फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग। देखिए ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसे क्या कहते हैं? इंट्रो। जब आप लंबा आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश करेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे इस तरह से कि फ्रांस, द सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस वाज अ पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी that occurred during the late 18th century. This crisis was primarily caused by combination of factors including poor harvests, high taxes and rising bread prices. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो भी लिखा है उसे एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है छोटा सा। और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो लास्ट में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कंक्लूजन भी हो जाए। मैंने कंक्लूजन लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे अटता नहीं, लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा। तो क्या है देखिए, पुअर हार्वेस्ट। 1780s के दौर में फ्रांस में पुअर हार्वेस्ट का दौर चल रहा था। मैंने आपको बताया अलग अलग डिजीजेस थी, पेस्ट के कारण क्रॉप फेलियर भी हो गया था। ये सब चीजें मैंने आपको बताया है वीडियो में। उसके बाद टैक्स बहुत ज्यादा थे। उसके बाद फिर ब्रेड के दाम बढ़ रहे थे। तो ये सब चीजें लोगों का जीना मुश्किल कर देती थी। क्या करती थी? सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि जिंदगी हार्ड हो गई है, टफ हो गई है। और आपको पता होगा 1789 से पहले फ्रांस को ओल्ड रेजिम कहते हैं। फ्रांस के जो क्या कहते हैं उसे, रूलिंग जो है उसे ओल्ड रेजिम कहते हैं। और ओल्ड रेजिम फ्रांस में ये सबसिस्टेंस क्राइसिस होते रहते थे। यही कहने की कोशिश की गई है। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पर लिख ले, वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने, देखिए इस तरह से। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड बिटवीन ड्रास्टिकली फ्रॉम 1715 टू 1789। अब इसका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 50 मिलियन बढ़ी थी पॉपुलेशन। 50 है या 5 है आप देख लेंगे किताब में। डिमांड फॉर फूड ग्रेन ग्रू मैसिवली। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेट भरने के लिए तो सामान की जरूरत पड़ेगी। और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो थी पुराने जमाने की थी, जिसके कारण प्रोडक्शन मीट नहीं कर पाए। और मीट नहीं कर पाए तो फिर प्राइस राइज हो गई। डिमांड, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। ये चीजें इकोनॉमिक्स की चीजें हैं। ये कैसे होता है, ये अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और उसके बाद फिर पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड ब्रेड एंड फूड। और ज्यादातर लगभग 80% ऑफ फ्रांस के लोग जो थे पुअर थे। तो क्या हुआ, इसे ही कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी जिंदगी को मुश्किल कर देना, हार्ड लाइफ। और ये देखिए, फ्रीक्वेंटली अकर्ड इन ओल्ड रेजिम फ्रांस। और ओल्ड रेजिम क्या है? फ्रांस बिफोर 1789।
तो ये सभी चीजें हैं देखने लायक। अब इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में चौथा नंबर, हाउ डिड द पेजेंट्स कंट्रीब्यूट इन द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होने में किसानों का क्या रोल था, ये है सवाल। आप ये नहीं समझेंगे कि पेजेंट का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या सवाल क्या कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं है। सवाल ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत में किसानों का क्या कंट्रीब्यूशन है शुरुआत होने में। तो देखेंगे, द पेजेंट्स वेर हेविली टैक्स्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, नोबल्स एंड द चर्च। तो आपको पता है कि 3 स्टेट्स थे फ्रांस में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और पेजेंट किस में है, थर्ड स्टेट में। और यही एक स्टेट है जिसे टैक्स देना पड़ता है, बाकी लोग तो टैक्स देते नहीं है। ये टैक्स दे नहीं रहे, ये टैक्स दे नहीं रहे, ये नोबल लोग हैं, ये चर्च है, क्लर्जी। ये लोग तो टैक्स दे नहीं रहे हैं, ये लोग सिर्फ खा खा कर मोटे होते थे, आपको पता है। तो पेजेंट लोग क्या कर रहे हैं, पेजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था, लगभग अपनी इनकम का 81% पेजेंट्स को टैक्स देना पड़ जाता था। लगभग अपनी इनकम का 81% पेजेंट्स को टैक्स देना पड़ जाता था। तो वही बात है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दे हैड टू पे 81% ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस, यही कहने की कोशिश मैं कर रहा था उतनी देर से। दे वर फोर्स्ड टू वर्क 3 days a week फॉर फ्री एंड ऑन द लैंड ऑफ द नोबल्स। तो इसे कहते हैं सर्फडम, कि आपको फ्री में काम करना पड़ता था नोबल्स के खेतों पर। और ये क्या है, इसे सर्फडम कहते थे। भारत में इसे बेगार प्रथा कहते थे, बेगारी। देयर क्रॉप्स वर ऑफ्टन ट्रैम्पल्ड बाय हंटिंग पार्टीज ऑफ द नोबल्स। तो ऐसा है कि किसान तो एक तो खेती कर रहे हैं, और ये नोबल्स की जो हंटिंग पार्टीज होती थी, जब ये लोग आखेट करने, शिकार करने जाते थे, तो क्या करते थे कि खेतों के बीच से निकल जाते थे। तो ज्यादातर यही होता था कि क्रॉप्स के ऊपर से चढ़ के निकल गए, फसलों के ऊपर से चढ़ के निकल गए, तो फसल बर्बाद। इसके कारण 1000 लोग मारे गए, 1000 किसान मारे गए। और यही कारण था किसानों के द्वारा किस तरह से आउटब्रेक किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज करप्ट, दीज कंडीशंस लेड टू वाइड स्प्रेड। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन का तो पार्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन तो नहीं है यहां पर, लेकिन पॉइंट्स में है आंसर, देख रहे हैं आप। और अंत में थोड़ा सा कंक्लूजन। तो अगर आप इस तरह से भी आंसर लिखते हैं तो चलेगा। और ये है शॉर्ट टाइप का अंतिम क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन टेरर, रेन ऑफ टेरर ऑन फ्रांस। तो यहां पर देखिए, ये आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं, इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आंसर राइटिंग आप याद रखें कि आंसर राइटिंग एक कला है। आपको आपको अपने एग्जामिनर को उलझाना नहीं है, आपको आंसर्स को सुलझा कर लिखना है। ये देखिए, अब जब आंसर को सुलझा कर लिखते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है, और जब पढ़ने में आसानी होगी तो आपको आपके नंबर्स नहीं काटे जाएंगे, सीधा ऐसे राइट मारा जाएगा और 3 नंबर छोड़ दिया जाएगा इसे, समझे। तो ये करना जरूरी है। और ये देखिए कंक्लूजन वाला पार्ट है, यहाँ पूरा लिख ही देता हूँ। नेता वाला काम नहीं करना है नेताओं का, नेता लोग आधा काम करते हैं, और आप लोग नेता नहीं है, आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग पूरा काम करेंगे। और ये क्या है, कंक्लूजन। नेताओं वाला काम ना करें, एग्जाम से 5 दिन पहले ना पढ़े। नेता क्या करते हैं, इलेक्शन से 1 साल पहले डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, डेवलपमेंट का काम 1 साल पहले शुरू करते हैं, और इलेक्शन आने पर यही बोलते हैं कि ये देखिए मैंने ये डेवलप कराया। और लोग इसके इसके बलबूते पर उन्हें वोट देते हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना है, एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ना नहीं शुरू करना है, 1 महीने पहले भी नहीं। आप सालों भर पढ़ेंगे, तब जाकर एग्जाम देंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम देने में, कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये आंसर मैं सही करके आ सकता हूँ। अब ऐसा होता है कि एग्जाम में आप सारे आंसर सही नहीं करेंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपको आता है वो पहले लिखेंगे, और जो नहीं आता उसे छोड़ देंगे। बाद में अगर वैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आंसर्स आप देखेंगे अपने, और आंसर से ही आंसर कॉपी कर दिए जाएंगे। ऐसा भी किया जाता है कभी कभी। तो आप इस आंसर को लिख लेंगे। इसका विवरण तो मैंने पहले दे ही दिया है रेन ऑफ टेरर का, और वही वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। और इस आंसर को आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो, नोट्स बना रहे हैं तो। उसके बाद देखिए, हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट प्रिविलेजेस डिड सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय, डिस्क्राइब। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
अब लॉन्ग आंसर टाइप में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जब 5 नंबर के सवाल आएँगे तो आपको 100 से 150 वर्ड के बीच में आंसर लिखना रहता है। हमारी हमारी मैडम्स कहती थी कि आप 120 से 150 वर्ड के बीच में आंसर लिखें, लेकिन आप 100 से 120 भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटते। तो यहाँ देखिए डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 3 स्टेट्स था। तो पहले पहले आंसर का यहाँ 2 क्वेश्चन्स आपको दिख रहे होंगे। पहला ये और दूसरा ये। तो पहले का आंसर ये। अब ऐसा जब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इसी तरह से आंसर करेंगे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट कौन-कौन थे इसमें ये आपको पता होगा और अगर नहीं पता तो आप लिख लेंगे। इस तरह से है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीमैन और चर्च फादर्स लोग, सेकंड स्टेट में लैंडलॉर्ड्स, मैन ऑफ नोबल बर्थ एंड एरिस्टोक्रेट्स जो अमीर लोग होते थे। यहाँ पर रिच लोग, मैं हिंदी में रिच लिख रहा था इस तरह से, पता नहीं क्यों। The third state, consisted most of the common masses, the landless peasants, servants, etc. तो ये सभी चीजें आप एकदम साफ सुथरे तरीके से जब लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ से दूसरे का आंसर शुरू है, व्हाट प्रिविलेजेस डिड दे एंजॉय। तो यहाँ पर देखिए पहले बुलेट पॉइंट्स है, पहले तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स है, बाद में ABCD है। तो आप यहाँ पर एग्जाम में आप बुलेट पॉइंट्स ऐसे नहीं देंगे, आपको आप कंप्यूटर नहीं है, आप बुलेट पॉइंट्स नहीं देंगे, आप 1 2 3 4 करेंगे। रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल करें 1 2 3 4 करने में, और दूसरा आंसर जब आप दे रहे हैं तो उसमें ऐसे आप कर सकते हैं ABCD। ये ज्यादा सही फॉर्मेट। हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट, और ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि आप आंसर के पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ए में क्या पॉइंट है, पहला हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट, यहां तक का पॉइंट है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे तो आंसर आप खुद खुद ब खुद लिख लेंगे कि थर्ड स्टेट के मेंबर लोग टैक्स देते थे, बाकी लोग तो टैक्स देते नहीं थे। उसके बाद वाइड गैप बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो देखिए फर्स्ट स्टेट अमीर, सेकंड स्टेट अमीर और थर्ड स्टेट गरीब। तो यहाँ पर इकोनॉमी में बहुत बड़ा गैप था, एक अमीर लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं, और इसके कारण किसी भी देश में रेवोल्यूशन फैल जाता है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, आप पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप आंसर खुद लिख लेंगे। उसके बाद फिर नो पॉलिटिकल राइट्स, थर्ड स्टेट को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, ये आपको याद होगा। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स हैड टू शेयर 2% had the share of 2%. The remaining people belong to the third state. Although देखिए ये पॉपुलेशन शेयर है 2%, बाकी लोग किसान, थर्ड स्टेट के लोग, उसमें भी 80% तो किसान belong to the third state. Although the upper two classes were made up of only a small fraction of the total population, yet they were the only people who controlled the political and economical system of the nation. They enjoyed all the rights and the privileges. The entire machinery of the government was designed to protect their interests and privileges. तो ये सभी चीजें आपको, अगर आपको ये याद रहेगा कि पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे थर्ड स्टेट्स को, तो आप ये खुद ब खुद लिख लेंगे। पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद डी नंबर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो देखिए वेल्थ भी जो था, अमीर लोग और गरीब लोग, peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land that they cultivated. यहाँ पर देखिए आंसर है यहाँ पर, only a small number of them owned the land that they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles, the church and the richer members of the third estate. तो ये सभी चीजें आप जब याद रखेंगे तो आसानी से आप आंसर लिख कर ले जाएंगे और नंबर भी ले जाएंगे। अब दूसरा क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर 3-4 फिलोसोफर्स का नाम आता है, जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्यू, जॉन जॉक्स मराट और वोल्टेयर का नाम आता है एक। तो फिर से एक बार आप आंसर देखेंगे इसका, तो ये देखिए चारों को मैंने लिख दिया है आंसर, और नीचे में थोड़ा सा कंक्लूजन। यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रो, और ये कंक्लूजन पार्ट है नीचे, और बीच में क्या है, एक्सप्लेनेशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ये बीच वाला। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले फिलोसफर्स एंड राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी आप काम करेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जितने भी आंसर्स हैं उन्हें आप कॉपी पर लिख ले, वीडियो को पॉज करें और आंसर लिखना शुरू कर दे। इससे फायदा आप ही को होगा। बाद में आप इसे देखते रहेंगे कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल पे, और जब कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल पे आप इसे देखते रहेंगे तो आपकी मेमोरी में ये घर कर जाएगा, आप भूलेंगे नहीं।
तो यहाँ पर है मॉन्टेस्क्यू, सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने कहा था कि सरकार में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। उसके बाद वोल्टेयर, वोल्टेयर कहते थे फॉरगेट अबाउट हेवन एंड फोकस ऑन द मटेरियल वर्ल्ड दैट यू लिव इन, क्योंकि हेवन पता नहीं है कि नहीं है, ये वोल्टेयर का कहना था। ही कंडेम्ड द चर्च विच सपोर्टेड द प्रिविलेज्ड क्लास एंड इग्नोर्ड द पुअर। तो ये देख रहे हैं चर्च क्या करती थी, प्रिविलेज क्लास को सपोर्ट करती थी और गरीबों को नहीं देखती थी। अब इसके कारण वोल्टेयर क्या करते थे, कंडेम द चर्च, ये बोलते थे चर्च से दूर रहे और किसके बारे में ध्यान दे, मटेरियल लाइफ के बारे में ध्यान दे, हेवन के बारे में भूल जाए, स्वर्ग के बारे में भूल जाए, क्योंकि ये है या नहीं पता नहीं। उसके बाद जॉन जैक्स रूसो, तो ये कौन है, ही इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ही गेव द स्लोगन मैन वॉज बॉर्न फ्री येट ही इज एवरीवेयर इन चेंज। In his famous book, The Social Contract, he proved that the government was the result of a social contract between the people and on the one hand and the ruler on the other. तो ये जॉन जैक्स रूसो है और इनके बारे में क्या आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। So if the ruler did not fulfill the contract, the people had to the right to withdraw their loyalty to him. तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद फिर जॉन लॉके, इन्होंने टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी है, आपको पता है। और इसमें क्या कहा है इन्होंने कहा है कि किंग डिवाइन नहीं है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, किंग इज नॉट डिवाइन। किंग जो है उसे भगवान ने नहीं भेजा है, माफ करिए थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे डिवाइन की स्पेलिंग गलत है, डाइविंग हो गई, डिवाइन। किंग को भगवान ने नहीं भेजा है पर रूल करने के लिए, ये कहना था जॉन लॉके का। और उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूजन पार्ट है, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स and writers were widely read and discussed in France in the 18th century. They helped to create a climate of opinion that was receptive to the ideas of of the French Revolution. तो ये सभी चीजें आप जब याद रखेंगे तो आसानी होगी आपको। अब इसके आगे देखेंगे, एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कैरिड ऑन ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो आपको पता होगा दास प्रथा तो यूरोप में बहुत जोर शोर से चलती थी और उसी के बारे में सवाल पूछा गया कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बताइए। तो किताब में इस तरह से आंसर नहीं मिलेंगे आपको, ये देखिए ये है, सबसे पहले पूरा आंसर निकाल ले। और अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट, लास्ट में पॉइंट डी जो है कंक्लूजन का पार्ट है। ये मैं जानबूझकर आपको ध्यान दिला रहा हूं कि देखिए लंबे आंसर्स में इंट्रोडक्शन होता है और कंक्लूजन होता है और बीच में क्या होता है, बीच में एक्सप्लेनेशन होता है। तो क्या है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज अ हॉरिफिक चैप्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री। It involved the forced transportation of millions of Africans across the Atlantic Ocean to serve as slaves in the Americas. The trade began in the 16th century and lasted for over 300 years. The triangular slave trade was a complex and brutal system. It involved three different legs. तो क्या क्या है? The first leg was the journey from Europe to Africa. French merchants would sail from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they would buy slaves from the local chieftains. तो क्या करते हैं फ्रेंच मर्चेंट लोग, कहाँ जाते हैं, कहाँ से, बॉर्ड्यू या फिर नांटेस से जाते हैं अफ्रीकन कोस्ट और वहां पर क्या करते हैं, स्लेव्स को खरीदते हैं वहां के लोकल लोगों से। उसके बाद सेकंड लेग, फर्स्ट लेग यानी जर्नी की शुरुआत, सेकंड लेग यानी बीच का दौर was the middle passage. This was the 3 month long voyage across the Atlantic Ocean to the Caribbean. The slaves were packed tightly into ships in horrific conditions. Many died from the disease, starvation or dehydration. तो 3 महीने तक अगर आप लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद करके ले जाएंगे, वो भी छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या होगा, लोग मारे जाएंगे। और वही यहाँ पर होता था, इसीलिए स्लेव ट्रेड को हॉरिफिक ट्रेडिशन कहा गया है, हॉरिफिक चैप्टर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। यूरोपियन लोग और उनकी सोच आज भी छोटी थी, कल भी, आज भी छोटी है, कल भी छोटी थी। द थर्ड लेग was the journey from Caribbean to Europe. The slaves were sold to plantation owners who used them as forced labor to produce sugar, coffee and indigo. ये सभी चीजें याद रखेंगे, याद रखी जाए तो ज्यादा बढ़िया है। आप जब याद रखेंगे तो आंसर्स लिखने में आसानी होगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन अफ्रीका. Millions of Africans were killed or died due to the Middle Passage. Those who survived were forced to live in slavery, often under brutal conditions. The trade also had a lasting impact on the economies of Europe and
अमेरिकस। इनके कारण, यही स्लेव ट्रेड के कारण ये लोग अमीर हो पाए हैं। स्लेव ट्रेड के कारण, एशिया और अफ्रीका को लूटने के कारण। तो ये सभी चीजें अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। आगे जाकर आपको वैसे भी इनके बारे में पढ़ना ही है अगर आप आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं तो। इसके बाद इवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ईयर्स इन कंसर्न विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले 1774, 1789, 1791, 1804 और 1815। तो यहाँ पर क्या क्या है देखिए। 1774 लुइस 16 का किंग बनना, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1791 पहला कॉन्स्टिट्यूशन, 1804 नेपोलियन अंकल, और 1815 में नेपोलियन अंकल हार गए। तो ये सभी चीजें हैं। आगे देखते हैं। लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन। अभी देखिए यहाँ पर जैसे आप आंसर देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है और इसमें कोई कंक्लूजन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि 1774 में क्या हुआ बताए, 1789 में क्या हुआ बताए, 1791 में क्या हुआ बताए, 1804 में क्या हुआ बताए और 1815 में क्या हुआ ये बताए। तो जब आपको बताना है आंसर्स तो सीधा सीधा लिखेंगे ना। 1774 लुइस 16 ascended the throne of France. He believed in the divine right of theory of kings. और ये he had no respect for the freedom of liberty because of his empty treasure. He began to impose heavy taxes which were disliked by his own people. ये सभी चीज है। थोड़ा मोड़ा अगर आप लिख देंगे तो चलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। इसी इसी साल टेनिस कोर्ट ओथ ली गई, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ, ये सभी चीज है। स्टेट्स जनरल कॉल की गई टैक्स बढ़ाने के लिए। 1791 में क्या हुआ? 1791 में शॉर्ट लिव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आपको पता है कि फ्रांस को क्या बना दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की थी और फ्रांस को बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र। एक संविधान होगा और राजा संविधान के हिसाब से रूल करेगा, यही है। उसके बाद फिर 1804 नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन अंकल आ चुके हैं कहानी में। ही सेट आउट टू कंकर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। He conquered Europe and saw his role as modernizer of Europe. और अंत में है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन appeared nullified by 1815. The land owning class and the bourgeois emerged as the dominant power. अब bourgeois मतलब क्या होता है? ये जो मैंने अभी पढ़ा bourgeois, ये क्या है? ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिच, रिच एंड शो ऑफ। तो आपको पता है कि नोबल्स की जो नोबल लोग अमीर लोग होते थे और ये लोग काफी शो ऑफ करते थे अपनी जायदाद को, अपनी जमीन को। सोने के सिंहासन पर बैठने वाले लोग, ये लोग शो ऑफ करते थे पूरी तरह से। तो इसे ही कहते हैं बुर्जुआ कल्चर। तो इन लोगों ने फिर से एक बार फ्रांस की गद्दी हथिया ली थी और नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज। यहाँ पर देखिए मॉडर्न लॉज को मॉडर्न लॉज लिख दिया है मैंने, तो आप देख लेंगे एक बार, मॉडर्न लॉज है, मॉडर्न है ये, ठीक है, बॉर्डर। Laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. अब अंतिम क्वेश्चन आज का है, लिस्ट एनी 5 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 1791। तो 1791 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में बनाया गया था, जिसके बाद फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाज ड्राफ्टेड इन 1791 आफ्टर द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। The National Assembly finally drafted a constitution which made France a constitutional monarchy. Some features of this constitution are: the 1791 का constitution vested the power to make laws in the National Assembly. The National Assembly law बना सकती थी, king नहीं, which was indirectly elected. यानी लोग इसे इलेक्ट नहीं करते थे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। दूसरी, with the new constitution the powers of govern the country, the powers that governing the country हो गया यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, गवर्निंग द कंट्री, governing the country were assigned to different institutions, that is legislature, executive and judiciary. तो ये मॉन्टेस्क्यू की आइडिया याद होगा आपको, मॉन्टेस्क्यू का आइडिया है ये। इसके बाद द जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर वर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens.
दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। तो ऐसे लोग, जो लोग 25 साल की उम्र से ज्यादा है और वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कितना टैक्स, तो किसी लेबर के वेज के 3 दिन के वेज के बराबर, उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। विमेन एंड चिल्ड्रन नॉट अलाउड। चिल्ड्रन तो वैसे भी नॉट अलाउड, आज भी नहीं अलाउड है, लेकिन विमेन आर नॉट अलाउड और नॉन प्रॉपर्टीड मेन आर नॉट अलाउड टू वोट। ये था ये एक राइट दिया गया था लोगों को। इसे वो लोग डेमोक्रेसी कह रहे थे, पता नहीं कैसे डेमोक्रेसी कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे। Under this system, the powers of the monarch were limited. Most of the powers were in hands of legislatures. तो जो लोग लॉ बनाते हैं, उन्हीं के हाथ में पावर है, और मोनार्क के पावर को लिमिट कर दिया गया है अब। ये सभी चीजें हैं। और द मिनिस्टर वाज आल्सो आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। द किंग एंजॉयड द वीटो पावर। तो ये सभी चीजें आपको याद करनी है, याद रखनी है, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा। तो आंसर आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से लिखना है। अगर आपको और कुछ क्वेरीज है क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चंस आप कमेंट में लिस्ट कर दें। उनके आंसर्स एक नए वीडियो में बनाकर बता दिए जाएंगे। और इसके बाद आप मिधा गुरु का चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कोशिश करें कि वीडियोस को शेयर किया जाए, ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंचे और उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।